एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 में आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं और MDC पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपके जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। आप सही बच्चे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा आपको वहां पे जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा, ठीक है। और आपके देखिए जो भी पेपर है, चाहे वो अंडरस्टैंड इंडिया है, डिजिटल एजुकेशन है, मैथमेटिकल कॉम्प्यूटर थिंकिंग एनालिसिस है, या फिर कोई पेपर होगा, वो सारा का सर आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जाके देखिए, एग्जाम की मत से तैयारी करिए, ठीक है। देखिए पहला ही सवाल पूछा जा सकता है आपको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। आपको क्या क्या सवाल पूछेगा, क्या क्या मैं बताऊंगा, सब क्लियर कर दे रहा हूँ। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनके महत्व का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। और ये 15 से लेकर 20 नंबर तक के सवालों में पूछा जाएगा, सबके सब बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो राज्य के देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे राज्य के भी कुछ क्या है, हमारे पास कर्तव्य हैं, उनके अंदर DPSP है। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की क्या है, संजीवनी व्यवस्था है। इन सिद्धांतों से हमारे संविधान का और उसके देखिए सामाजिक जो दर्शन है या सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक जो तत्व है वो निहित है। ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं की वाणी प्रदान करते हैं। संविधान जो है हमारा निर्देशक सिद्धांतों का मार्ग हमें क्या करता है, प्रशस्त करते हैं। और निर्देशक जो है सिद्धांत एवं उसका जो कार्यान्वयन या कह सकते हैं उसका क्रियान्वयन जो होता है वो संविधान को सामाजिक शक्ति से क्या करते हैं, अभिसंचित करते रहते हैं। निर्देशक जो रहते हैं हमारे पास वो सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्वक तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करके हमें कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का तत्काल सिद्ध यहाँ पर करना रहता है। अब इसी तरह देखिए इसका क्या महत्व है, आइए हम लोग जानते हैं। तो नीति निर्देश तत्वों का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देश तत्व की जो आलोचना की गई है उसका यह तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए कि वे बिल्कुल ही क्या है, व्यर्थ है और बिल्कुल ही महत्वहीन है। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो हमारे नीति निर्देश तत्वों का बहुत ही अधिक महत्व है। न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार बताया गया है कि यदि हमारे संविधान के कोई भाग ऐसे हैं जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वह है भाग 3 और भाग 4। हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए या फिर कह सकते हैं गहराई से विचार करना चाहिए। उनमें हमारे संविधान का जो दर्शन है उसमें निहित किया गया है और एक लेखक के शब्दों में वे हमारे संविधान की क्या अंतरात्मा है। जैसे हमारे संविधान की आत्मा को बोला जाता है प्रेमबल प्रस्तावना बोला जाता है, उसी तरह हमारे संविधान की जो अंतरात्मा है वो संविधान का भाग 3 और भाग 4 को माना जाता है। डॉक्टर पाली के अनुसार इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में ही है कि नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व होते हैं। तो नागरिकों के जो दायित्व है उनके प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं और इन तत्वों के महत्व का अध्ययन जो है हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। यानी इसके कुछ रूप बता दें कि हम इसका अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। तो पहला ही पॉइंट है हमारे पास है असंगत तथा असामयिक होने के तर्क गलत होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नाइदर इनकंसिस्टेंट नॉर आउट ऑफ डेट। नीति निर्देश तत्व के संबंध में प्रोफेसर जेनिंग्स और श्रीनिवासन जैसे व्यक्तियों की यह आलोचना जो है वो नितांत अनुचित है कि ये जो तत्व है वो असंगत है तथा असामयिक है। वास्तव में ये विचार केवल विदेशी नहीं है, वरना इस अध्याय के उनके जो उपबंध है वो पूर्ण रूप में क्या है, भारतीय है। यद्यपि अगर हम बात करें 21वीं सदी में ये सिद्धांत पुराने पड़ जाएंगे और जो अव्यावहारिकता हमें यह प्रतीत होती है। पुनः प्रोफेसर पायली के शब्दों में कहा जाए यदि कभी ये सिद्धांत पुराने पड़ जाएं तो इनका आवश्यक हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि संशोधन प्रक्रिया जो होती है वो अत्यंत ही सरल है। जब तक इनके संशोधन करने का समय आएगा तब तक भारत इनमें से क्या रहेगा, नका पूरा लाभ उठा चुका होगा और भारत भूमि में हमारी आर्थिक लोकतंत्र की जो जड़ें होंगी वो गहरी हो चुकी हैं। संविधान का निर्माण वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए तो होता ही होता है। यदि हम वर्तमान का निर्माण सुदृढ़ कह सकते हैं नींव पर करें तो भविष्य की चिंता करने की हमें कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये पहला पॉइंट आपको लिखना है, असंगत तथा असामयिक होने के तर्क क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगला पॉइंट है नीति जो निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति यानी पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन बिहाइंड द प्रिंसिपल। यद्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित किया नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर पाती है। शासन द्वारा किया गया इनका बार बार उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा।
व्यवस्थिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना पड़ेगा। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की इस शक्ति के कारण शासक दल को इनकी क्रियान्विति के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय देना होगा। प्रोफेसर पायली के अनुसार ये निर्देशक कह सकते हैं तत्व जो है राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत जो स्तर है उनका क्या करते हैं निर्माण करते हैं और इनके द्वारा ही इन तत्वों को उल्लंघन किया जाता है। वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर भी क्या करते कर किया जाता है उनके द्वारा। अगला हमारे पास है चरम सीमाओं से रक्षा यानी एन इंश्योरेंस अगर एक्सट्रीम। देखिए क्या इस पॉइंट में बताया गया है कि हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे कि प्रजातांत्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणाम स्वरूप विभिन्न समयों के विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपंथी दल शासन तो कभी अधिकार हो सकता है और कभी वामपंथी जो दल उनका शासन हो सकता है। निर्देशक तत्व दोनों प्रकार की सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हें किसी भी प्रकार का एक तरफ का झुकाव जो होता है वो पॉलिटिकल उसे रोका ही जाएगा। फिर अगर कहा जाए यहाँ से श्री अमरनंदी के अनुसार संविधान के निर्देशक तत्व इस बात का आश्वासन देते हैं कि अनुदार जो दल है अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्वों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकेगा और एक उम्मवादी जो हमारे पास दल है उसके जो अपने दल के आर्थिक या कहा जाए अन्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए संविधान का अंत करना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। और इसका जो पूरा कह सकते प्रेषक तत्व जो है वाम और दक्षिण पंथ की जो कह सकते चरम सीमाओं से यह हमें सुरक्षा प्रदान किया जाता है इसमें। फिर अगला पॉइंट है नीति आदर्शों के रूप में इसका महत्व इंपॉर्टेंस एज मोरल आइडियाज। यदि निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक धारणा ही मान लिया जाए तो इसे रूप से इनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जैसा मालूम होगा ब्रिटेन की संसद के द्वारा ब्रिटेन में जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है बस बोला गया है तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रांस में मानवीय दया नागरिक दया की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप से यह आशा की जाती है कि वे निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। कह सकते एलन ग्लेडहिल के शब्दों में कहा जाए अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण में हमें देखने मिलने कठिन नहीं है जबकि उच्च आदर्शों को राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव यहाँ पर पड़ा हो। अगला 5वां पॉइंट है संविधान की व्याख्या में क्या होता है सहायक होते हैं हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार जो भी निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं उनका जिसका तात्पर्य है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं जो है उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य के निर्देशक तत्वों को उचित मत देंगे। प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच का मत है यह है कि यदि निर्देशक सिद्धांतों में संविधान सभा को आर्थिक और सामाजिक नीति बोल रही है क्योंकि और हमारे संविधान निर्माताओं को इच्छा की क्या अभिव्यक्ति है इसके लिए हमारे न्यायालयों का यह कर्तव्य होता है कि वो मौलिक अधिकारों संबंधी उपबंधों की व्याख्या करते समय राज्य की जो नीति के निर्देश तत्वों पर पूरा ध्यान दें। भारतीय न्यायालय ने कई बार मौलिक अधिकार संबंधी विवादों में निर्णय देते हुए निर्देशक सिद्धांतों में क्या किया यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। फिर 6वां पॉइंट हमारे पास है शासन के मूल्यांकन का था बेसिक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता एवं असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं की जो निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होंगी और शासन व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करने के जो भी इच्छुक राजनीतिक दल है इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह को दिखाना होगा। इस प्रकार निर्देशक जनता के विभिन्न दलों क्या करते हैं तुलनात्मक जांच करने में क्या करते हैं योग्य बनाते हैं। फिर 7वां पॉइंट है हमारे पास है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव हेड कैन नॉट एक्सप्लॉइट प्रोविजन। निर्देशक तत्व के पक्ष में अंतिम बात यही की जाती है कि यद्यपि अगर विधानसभा के सदस्यों तथा कुछ संविधान नेताओं यहाँ पर बेताओं ने लिखा हुआ नेता होगा बेताओं ने यह भय प्रकट किया जाता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी भी विधेयक को यहाँ पर अपनी सम्मति से इनकार कर देते हैं तो निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना कम होती है क्योंकि संस्थात्मक जो हमारे शासन प्रणाली के नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्री परिषद द्वारा परिषद को स्वीकार करना ही पड़ता है को दुसाध नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में विधायिका द्वारा जो पारित विधि है को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वास्तव में निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आपको देखिए आंसर अच्छे से याद रखना है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। पहला ही सवाल
आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति के जो पद है एवं उनकी शक्तियों का क्या करना है, विवेचना करना है। डिस्कस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये वाला सवाल में पेपर 15 नंबर से 20 नंबर पूछा जाएगा भाई, छोड़ के कोई नहीं आएगा। फिर लोकसभा का गठन ही पूछा जा सकता है, राज्यसभा, तो दोनों ही पूछा जा सकता है। लोकसभा के गठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा, और पेपर में लोकसभा बदले कभी आपको राज्यसभा देखने में मिल सकता है। फिर बोला गया एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। और इसी सवाल में देखिए पूछा जा सकता है किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी शक्तियों एवं कार्यों का क्या करना, वर्णन करना है। तो एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना पड़ेगा। फिर भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो गठन हुआ था और उसके क्षेत्राधिकार की क्या करना है, आपको समीक्षा करनी है। तो एग्जामिन द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर भारत में जो रियासत है उनका एकीकरण पर एक निबंध लिखना है। राइट एंड एसे ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। फिर मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स, एक आपको आएगा कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पूछा जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या करना, वर्णन करना, ये सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल, जैसे ये सवाल तो हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। केंद्र सवाल ये आ सकता है कि केंद्र राज्य के विधायक की जो प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधित विवेचना करें। फिर राष्ट्रपति ने पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिया। भारतीय संविधान के देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं उसके जो मुक्ति सिद्धांत उनके बारे में वर्णन करना है। फिर भारत में रियासत पढ़ लिया, भारतीय संविधान दर्शन की व्यवस्था करें। तो यहाँ जो टोटल आपको 11 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के लिए कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने का भी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।